बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं क्या सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हम लोगों ने इसके पहले समझा था क्या रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या बात किए थे कहाँ जाके खत्म, वेपर पे। तो हम लोग पहले समझते हैं कि वेपर क्या होता है वो, उसके बाद समझते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है वो समझते हैं, फिर आगे जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब चीज़ें धीरे धीरे समझते हैं। ठीक, तो पहले हम समझते हैं कि वेपर क्या होता है। क्या वेपर पहले समझ लेना है, फिर हम ले लेंगे। जैसे लेट मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है बड़ा। ठीक, ऐसे कंटेनर है। अब मैंने इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड को ऐसे रख दिया। ठीक, और जैसे हमने कंटेनर रख दिया और उसके ऊपर से हमने एक कवर लगा दिया। ठीक, इसको हमने ऐसे कवर कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अगर जब ये वाला सरफेस ध्यान देना, थोड़ा सा मैं इसमें अलग कलर कर देता हूँ। तो एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देना, जो ये इसका सरफेस है ये ध्यान देना, ये वाला सरफेस। अब ये हमारा क्या है, लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है। तो ये लिक्विड होगा तो इस सरफेस को मैंने ऐसा सरफेस बना दिया। ठीक, अब इस सरफेस के ऊपर क्या होगा, इस सरफेस पे क्या होगा कि ऐसा समझना है कि जैसे ये हमारा सरफेस है लिक्विड का, और इस सरफेस के ऊपर जितने भी लेयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, जिग जैग की तरह क्या करते होंगे, मूव करते होंगे। ठीक, इसी सरफेस के ऊपर, और इसके जो नीचे लिक्विड है वो सब अपने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उसमें कई तरह के फोर्सेस होते हैं, कोहेसिव और एडहेसिव। तो ये सब चीजें हम आगे आपको बताएंगे कि कोहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्या होता है, सॉर्प्शन क्या होता है। वो सब चीजें हम आगे धीरे धीरे करके सब बताएंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ पर समझना है क्या, वेपर। ठीक, तो जैसे कि समझना है कि ये लिक्विड है, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जिगजैग की तरह मूव कर रहे हैं। ठीक, अब जैसे हम चाहते हैं कि ऐसा क्या करें कि जो इस सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स से मूव कर रहे हैं, ये इस सरफेस को लीव करके सीधा ये जो स्पेस पड़ा हुआ इसमें चला है। ठीक, इसमें चला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बर्नर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बर्नर। और बर्नर से थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। और जैसे ये हीट करेंगे तो यहाँ से जो ये बर्नर के थ्रू क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। अब वो एनर्जी क्या करेगा, लिक्विड एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, लिक्विड एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और जैसे ही लिक्विड एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और काइनेटिक जब एनर्जी आएगा तो जो इस सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स अभी इसके कांटेक्ट में मूव कर रहे हैं वो क्या करेंगे, अब इसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगा कि ये इस लिक्विड के सरफेस को छोड़कर सीधा कहाँ चलाएगा, स्पेस में। तो जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर, ध्यान रहे, जिस टेम्परेचर पर ये मॉलिक्यूल्स जो इसके सरफेस पर पड़ा हुआ है, वो इस सरफेस से जैसे मॉलिक्यूल्स यहाँ से इस सरफेस छोड़कर जैसे स्पेस में आएगा तो वो टेम्परेचर बोला जाता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। और जैसे ही वो लिक्विड का गैस, जो वो लिक्विड हुआ, अब वो क्या हुआ, वहां से एक गैस की तरह बना। तो जो वो लिक्विड गैस की तरह बना वही होता है क्या, वेपर। अगर इतनी बात समझ में आ गया हो तो हम बात आगे बढ़ाएं। बात समझ में आया। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ से हमने एक बर्नर को लगाया, अब वो क्या हुआ, हीट हुआ, और यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकला और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मूव करने लगे। मतलब जो ये लिक्विड था वो गैसेस के फॉर्म में बनना ही क्या हो गया, वो वेपर। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक चीज लिख दूं, क्या, दैट टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर liquid molecules convert to gaseous molecules, gaseous molecules ठीक, gaseous molecules is known as बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट।
वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा भैया, तो वो जो टेम्परेचर होगा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। और लेकिन जो ये गैसियस फॉर्म बना, ये जो गैसियस फॉर्म बना, और उस गैसियस फॉर्म को ही क्या बोलेंगे, वेपर। एंड फॉर्म टू gaseous molecule form to gaseous molecule is called vapor। बात समझा क्या, तो जो ये लिक्विड अभी जाके क्या हो, एक गैसेस फॉर्म में बना, तो जो एक गैसेस के फॉर्म में बना उसी को क्या बोलेंगे, वेपर। इतनी बात समझ में आ गया सर, बिल्कुल। अब जैसे ये चीजें वेपर समझ में आ गया है, तो बस अब मुझे बताना क्या है, वेपर प्रेशर। क्या बताना है मुझे, वेपर प्रेशर। तो उस वेपर प्रेशर को समझ लो। वेपर प्रेशर, अब जैसे ही मान लेते हैं, अब ये मॉलिक्यूल्स, ध्यान रहे इसी मॉलिक्यूल्स को मैंने मान लेता हूं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, क्या कांस्टेंट टेम्परेचर, किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड से किस में चले गए, गैसेस के फॉर्म में चले गए, ठीक। और जैसे ही गैसेस के फॉर्म में जाएंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा कि इसके ऊपर एक क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा, जस्ट वर्टिकल। ध्यान देना, प्रेशर हमेशा किसको बोलते हैं, एक चीज को ध्यान देना। अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड पर अगर मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगाता हूं, क्या, एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाता हूं और एक फिक्स एरिया में, तो हम उसको बोलेंगे, उसी फोर्स को बोल देंगे क्या, प्रेशर। लेकिन मैं अगर वर्टिकल में नहीं लगाकर ऐसे लगा रहा हूं, इस डायरेक्शन में, मतलब ऐसे समझना, अगर मैं इस मार्कर से अगर इस पे जैसे वर्टिकल में फोर्स लगा रहा हूं, तो वो क्या होगा, प्रेशर होगा। लेकिन कहो अगर मैं ऐसे लगा दूं या ऐसे लगा दूं, इस तरह लगा दूं, ये हमारा प्रेशर नहीं होगा। हाँ, उसका एक कंपोनेंट प्रेशर होगा, लेकिन दूसरा वाला कंपोनेंट प्रेशर नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स होता है, अगर कोई भी फोर्स एक फिक्स जो परपेंडिकुलर सरफेस पर एक फिक्स एरिया पर जो भी फोर्स लगता है, वो हमारा क्या होता है, प्रेशर। तो यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल्स होगा, कुछ इस तरीके से वर्टिकल में क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक। तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं, अब कौन लगा रहा है, ये वेपर लगा रहा है। तो जब वेपर इस पर फोर्स लगा रहा है, तो वो क्या है, एक प्रेशर ही है, प्रेशर ही इस पे लगा रहा है। तो वेपर जब प्रेशर लगा रहा है, तो उसी का नाम दे देते हैं क्या, वेपर प्रेशर। लेकिन ये जो वेपर बना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बना, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बना। तो हम ये जो वेपर प्रेशर बताएंगे, किस पे बताएंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर। किस पे बताएंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। बात समझ में आ गया, ठीक। अगर बात समझ में आ गया, तो फिर हम आगे बात करते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, द प्रेशर exerted by the gas of liquid on its surface when the liquid of gas is at equilibrium, ठीक। तो अगर ये होगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे, वेपर प्रेशर। अगर इतनी बात समझ में आ गया, तो फिर अब समझो कि कुछ इसमें है ही नहीं। बात इतना समझ में आ गया सर, बिल्कुल। अब जैसे ये चीजें समझ में आ जाता है, तो अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, क्या, अब इसी को एक दूसरे तरीके से भी हम नहीं, ठीक है, हाँ। अब ये चीजें हो गया, अब ये किस पे डिपेंड करते हैं, तो वो भी आपको समझ लेना, ठीक। अब ये चीजें इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है सर। अब ये किस पे डिपेंड होते हैं, वो चीज ध्यान देना। तो जो ये वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर
डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन, पहला नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा किस पे होगा, टेम्परेचर पे। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ध्यान देना, ये भी चीजें समझना है। ठीक, अब जैसे कि अगर हम कह दें कि एक कंटेनर हम यहाँ पर ले रहे हैं, ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। एक कंटेनर हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक, ध्यान देना दोनों। अगर मैं एक कंटेनर में हमने यहाँ पर रख दिया क्या, एल्कोहल, क्या रख दिया भैया, एल्कोहल, और एक तरफ हमने क्या रख दिया, वाटर, क्या रख दिया भैया, वाटर। अब मैंने ऊपर से इसको मैंने क्या कर दिया, कवर कर दिया, ठीक। अब जैसे मैंने इसको कवर कर दिया, और कवर करने के बाद मैंने देखो यहाँ पर एक चीज क्या करता हूँ, टेम्परेचर को सेम रखता हूँ। अब मुझे पता है, आपको भी पता है कि ये बॉइलिंग किस पे होता है, 100 सेंटीग्रेड पर, कितने पे होता है, 100। और ये जो एल्कोहल होता है ये कितने पर होता है, 70 सेंटीग्रेड पे। ये तो हर एक बच्चे को पता होता है, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज बताऊं, पहले बात कर रहा हूँ किसका, नेचर पे। अगर मैं दोनों लिक्विड को, क्या, दोनों लिक्विड को मान लेता हूँ 70 है, मैंने 71 डिग्री टेम्परेचर दोनों को दिया, तो सबसे ज्यादा वेपराइज कौन होगा, ये वेपराइज होगा, ये तो कम ही होगा। खैर इसके भी 2 4 10 मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे, लेकिन इसके क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जब इसके ज्यादा वेपराइज होंगे तो एक चीज बता दो, ये जो लिक्विड फेस में है, ये लिक्विड से सबसे ज्यादा गैसेस फेस में बनेंगे, और जब सबसे ज्यादा गैसेस फेस में बनेंगे तो वो सबसे ज्यादा प्रेशर जनरेट करेंगे। तो कहने का मतलब जिसका अब यहाँ पे क्या होगा, नेचर पे आएगा नहीं, तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा, प्रेशर भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। और जिसका प्रेशर जितना सॉरी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा, नेचर उसका जैसा होगा, उसके हिसाब से उसका रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी चीज, अगर मैं एक चीज कह दूं, यहाँ पर एक दूसरा लिक्विड ले रहा हूँ, ठीक, ध्यान देना, कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं होने दूंगा, ठीक, बस समझना है। अगर जो चीजें पढ़ा रहा हूँ तो वो मन से ही पढ़ाऊंगा, ठीक, कोई इसका तुम्हें आपको पैसा तो देना नहीं रहा, ठीक, वो तो फ्री में पढ़ रहे हो, एकदम अच्छे से दबा के पढ़ो। तो अब मान लेते हैं दोनों की चीजें क्या है, ए है, ए सब्सटेंस ऐसा है, ए भी क्या है, ए सब्सटेंस है, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज आपको ये समझना है, हमने यहाँ पर टेम्परेचर ए को पहले हमने रख दिया कितना, मान लेता हूँ चलो 70, और दूसरे का रख दिया कितना, 100 से, ठीक, कितना रख दिया, 100। अब एक बताओ, अगर मैंने जब 70 रखा तो इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा हो सकता है कम भी वेपराइज हो, लेकिन 100 वाले का क्या होगा, इससे ज्यादा ही होगा। भाई 100 वाले से अगर मैं ज्यादा हीट दूंगा तो जाहिर सी बात है इस 70 वाले से ये वाला 100 वाला क्या ज्यादा वेपराइज होगा। जब इसके मॉलिक्यूल ज्यादा वेपराइज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा ही क्या करेंगे, प्रेशर जनरेट करेंगे, ठीक। तो ये चीज दोनों आपको समझ में आ गया। तो कहने का मतलब अगर टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो नेचर ऑफ लिक्विड है, हम इसको डायरेक्ट नहीं कह सकते कि अगर इसके नेचर क्वालिटी हो सकता है घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, लेकिन ये तो 100% श्योर है, अगर किसी भी लिक्विड या सोल्यूशन है, अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो 100% श्योर है आपका प्रेशर ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ गया। अगर इतनी बात समझ में आ गया तो अब हम आगे बात करते हैं क्या, राल्स लॉ को। किसको बात करते हैं, राल्स लॉ। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक, अब इसको हम हटाते हैं, ठीक। तो वेपर प्रेशर, आपको वेपर क्या होता है ये समझ में आ गया, वेपर प्रेशर क्या होता है ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्या, राल्स लॉ। बस भैया अच्छे से समझना है यार, और अच्छे से समझना, बहुत मन से पढ़ाता हूँ, ठीक। तो अब यहाँ पर समझना क्या, राल्स लॉ।
ठीक, राउल्ट्स लॉ। अब यहाँ पर पहले आपको समझ लेना, ठीक, समझ लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बाकी हम तो फिर लिख तो देंगे। अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना, ये हमारा क्या है, कंटेनर है, ठीक, क्या कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर क्या है, यहाँ पर लिक्विड भरा पड़ा है, ठीक। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, लिक्विड को भर दिया। ठीक, हमने लिक्विड को भर दिया। अब मान लेता हमने इसी में, एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। पहले ये बताओ, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बारे में जानते हो? नहीं, हम बता देते हैं। ये देखो, वोलेटाइल वो होता है, और एक होता है नॉन वोलेटाइल। अब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है, ऐसा समझना कि जैसे ही हम कोई भी सब्सटेंस होगा, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट ऐसा समझना, हम उसको इसमें डाल दें और वो क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए। तो जो आयोनाइज हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। और एक होगा क्या, नॉन वोलेटाइल, जिसको हम आयोनाइज नहीं करेंगे। ऐसे समझ लेना कि जैसे हम अगर इसमें कोई भी वोलेटाइल, मतलब ऐसा होना कि समझ लेना कि अगर यहाँ पर ये लिक्विड है, हम अगर इसको इसमें डिजॉल्व कर देंगे तो इसके वेपराइजेशन होने की टेंडेंसी को बढ़ा दे। वोलेटाइल मतलब क्या होगा कि इसके वेपराइजेशन होने की टेंडेंसी को क्या कर दे, बढ़ा दे। क्या कर दे, बढ़ा दे। अब बढ़ाएगा तभी ना, तो जब ये आयोनाइज हो पाएगा। जब आयोनाइज ही नहीं हो पाएगा तो काहे का वोलेटाइल, तो काहे का वोलेटाइल। तो कहने के मतलब जो जितना ज्यादा आयोनाइज होगा, उसके चांसेस ज्यादा होगा वेपराइज होने का। और जो जितना कम आयोनाइज होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो कम ही वेपराइज होगा। वो चाहेगा कि और लोगों को अपनी तरफ कैप्चर करने के, स्टोर करने के, ठीक। और यही रीजन है कि आपके जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड जितने भी होते हैं ना, वो हमेशा क्या करते हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। यही रीजन होता है कि ये वोलेटाइल, मतलब ये क्या होता है, वेपराइजेशन को बढ़ने के बजाय क्या करता है, डाउन कर देता है। बात क्यों होता है, वो चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा, जब आपको कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाँ, वो सब तरीके जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर हर एक चीजें बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, वो क्या रीजन है कि ये चीजें ऐसा क्यों होता है कि ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचते हैं, इनकी क्या टेंडेंसी रही है, वो हर एक चीजें मैं बताऊंगा। तो वहां पर भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा कि ये वोलेटाइल क्या होता है और नॉन वोलेटाइल क्या होता है, ठीक। खैर, अभी यहाँ पर इसको हम हटाते हैं। बस इतना से ध्यान देना कि अगर कोई भी वोलेटाइल सब्सटेंस इसमें डिजॉल्व करता हूँ, तो इसके वेपराइजेशन होने की टेंडेंसी को क्या कर देगा, वो इंक्रीमेंट करा देगा। बात समझ में आएगा सर? बिल्कुल। अब जैसे ही इसमें हमने क्या कर दिया, कोई वोलेटाइल चीजें मिला दिया, ठीक, वोलेटाइल सब्सटेंस मिला दिया। और जैसे ही मैंने वोलेटाइल सब्सटेंस मिला दिया, तो इसमें से ध्यान देना, जो ये मॉलिक्यूल्स होंगे इसके इसके अंदर हमने मिला दिया, ठीक, इतना समझना। तो जैसे ही यहाँ पर हमने इसमें मिला दिया, तो अब क्या होगा कि ये जो लिक्विड था अभी कम वेपराइज हो रहा था, इसको वेपराइजेशन होने की टेंडेंसी बढ़ गई। तो यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स निकल कर यहाँ चले आए। अब वो जब यहाँ आएंगे तो इस पे क्या लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा। और यही प्रेशर के लिए आते हैं कौन, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ ये बताते हैं कि जो भी ये लिक्विड है, अगर हम इसमें कोई भी वोलेटाइल चीजें डिजॉल्व करते हैं, डिप कराते हैं, तो वहां से जो गैस होगा, ये इस पे जो प्रेशर लगाएगा, वो जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स निकल कर आया है, इसके मोल फ्रैक्शन के जस्ट क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये कि जितना ज्यादा ये गैसेस फॉर्म आएगा, मोल फ्रैक्शन जितना ही ज्यादा होगा, उसका प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। इतनी बात अगर समझ में आ गया हो तो फिर आगे चलें। बात समझ में आ गया? तो इसी चीज को राउल्ट लॉ ने ये बोला कि द प्रेशर ऑफ लिक्विड, द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर the vapor pressure of gas is product of product of product of the mole fraction, the mole fraction of gas
and the pure pressure of सॉल्वेंट। यही चीजें इन्होंने बताया था। ठीक, बात समझ में आ गया सर? ठीक, तो कहने का मतलब अगर हमने कहा कि इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या सॉल्यूट जो भी बोल दो वही होगा। तो कहने का मतलब जो हमने यहाँ पे वोलेटाइल चीजें डाला तो जितना ज्यादा वेपराइज होगा तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसके आगे जो भी चीजें होगा वो बताएंगे। ठीक, चलो।